इंसानी फितरत बड़ी अजीब होती है। मतलब सोचिए अगर किसी इंसान को अचानक वक्त में पीछे जाने का मौका मिल जाए। हाँ, एक टाइम मशीन की तरह। बिल्कुल, कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा रास्ता जो उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती या सबसे गहरे पछतावे वाले पल में वापस ले जाए। मुझे लगता है दुनिया का हर इंसान उस रास्ते पर चलना चाहेगा। वही तो, हर कोई जाना चाहेगा। लेकिन क्या होगा अगर इस सफर के साथ एक अजीब और बेहद सख्त शर्त जुड़ी हो? एक शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि अतीत में जाकर कोई इंसान चाहे कितना भी रो ले, माफी मांग ले या कुछ भी कह ले, उसका आज यानी उसका वर्तमान बिल्कुल नहीं बदलेगा। अच्छा, मतलब जो हो चुका है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, जो इंसान हमेशा के लिए जा चुका है वो वापस लौट कर नहीं आएगा। जो नुकसान हो चुका है वो किसी जादू से ठीक नहीं होगा। ये वाकई एक बहुत गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल है ना? तो सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल ये उठता है कि जब वर्तमान बदलना ही नहीं है तो क्या कोई इंसान फिर भी उस दर्दनाक अतीत का सामना करने के लिए वापस जाना चाहेगा? देखिए, जब भी हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं या किसी साइंस फिक्शन कहानी में देखते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद ही यही होता है कि हम इतिहास को बदल सकें। सही कहा। किसी बुरी घटना को होने से रोक सकें। पर जब आपको पहले ही बता दिया जाए कि जमीनी हकीकत 1% भी नहीं बदलेगी तो अतीत में जाने का वो मानसिक और भावनात्मक दर्द कोई क्यों सहेगा? वही तो सबसे बड़ी कश्मकश है। और ये विचार हमें इंसान की उस गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत की तरफ ले जाता है जहां मुद्दा दुनिया को बदलने का नहीं बल्कि खुद को शांति देने का होता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी इंसानी जरूरत और वक्त के इस अनोखे सफर की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम किस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं? आज हम जापानी लेखक तोशिकाजु कावागुची की बेहद मशहूर और दिल छू लेने वाली किताब बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड के पन्नों को खोलने वाले हैं। हाँ, ये वाकई एक बेहद खूबसूरत किताब है। हाँ, और ये कोई आम टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है जहां कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में बैठकर मशीन बनाता है। बिल्कुल नहीं। ये टोक्यो की एक छोटी सी गली के तहखाने में बसे एक बहुत ही रहस्यमयी, जादुई और बेहद इमोशनल कैफे की कहानी है। इस कैफे का नाम है फुनिकुली फुनिकुला। फुनिकुली फुनिकुला। और इस कहानी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो इस कैफे का जो सिनेमैटिक माहौल है वो है। हाँ, वो माहौल अपने आप में एक किरदार लगता है। बिल्कुल, ये कोई चमकता हुआ शोर शराबे वाला मॉडर्न कैफे नहीं है। ये जमीन के नीचे बसें एक ऐसे बेसमेंट में है जहां जाकर समय जैसे अपनी रफ्तार भूल जाता है। किताब में इसका वर्णन इतने जीवंत तरीके से किया गया है कि पढ़ने वाले को सच में वहां की खामोशी और ठंडक महसूस होने लगती है। सही कहा। एक ऐसा कैफे जिसमें कोई खिड़की नहीं है। वही तो। अंदर बैठे इंसान को कभी पता ही नहीं चलेगा कि बाहर दिन का उजाला है या रात का अंधेरा। और रोशनी के नाम पर वहां क्या है? वहां छत से लटकते हुए सिर्फ 6 शेड वाले पुराने लैंप्स की मध्यम सी रोशनी है। ये रोशनी पूरे कैफे को एक पुरानी तस्वीर जैसा सीपिया रंग देती है। एकदम पुरानी यादों जैसा रंग। हाँ। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी वो है कैफे की दीवार पर टंगी घड़ियां। वहां 3 पुरानी एंटीक घड़ियां हैं ना? पर तीनों अलग अलग समय दिखाती हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे वो घड़ियां खामोशी से ये बता रही हों कि इस कैफे के अंदर बाहर की दुनिया के वक्त के कोई मायने नहीं है। वो घड़ियां वाकई ये बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है। वक्त यहाँ उलझा हुआ है, ठीक उन किरदारों की भावनाओं की तरह जो इस कैफे में आते हैं। और वहां की ठंडक के बारे में क्या कहेंगे आप? वो रहस्यमयी ठंडक। कैफे में कोई एयर कंडीशनर नहीं है। छत पर बस एक पुराना पंखा बहुत धीमी रफ्तार से घूमता रहता है। फिर भी वहां हमेशा एक सुकून देने वाली लेकिन थोड़ी सी डरावनी ठंडक मौजूद रहती है। क्योंकि ये ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं है, ये उन यादों की ठंडक है जो लोग अपने सीने में दबाकर वहां लाते हैं। कितना गहरा एहसास है ये। तो चलिए अब इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। समय यात्रा के नियम। हाँ, कैफे का ये शांत और रहस्यमयी माहौल तो हमने समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ टाइम ट्रैवल असल में काम कैसे करता है? क्योंकि यहाँ कोई मशीन या पोर्टल तो है नहीं। बिल्कुल। यहीं से हम कैफे के उन सख्त नियमों की ओर बढ़ते हैं जो इसे किसी भी आम कहानी से पूरी तरह से अलग और एक मनोवैज्ञानिक चुनौती बनाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नियम इतने ज्यादा कठोर और निराशाजनक है कि कोई भी आम इंसान इन्हें सुनकर ही अतीत में जाने का इरादा छोड़ दे। सच में? ये तो शर्तें नहीं
पाबंदियां लगती हैं। हाँ, ये नियम इंसान को कोई आज़ादी नहीं देते, बल्कि उसे एक बहुत ही तंग दायरे में कैद कर देते हैं। अतीत में जाने का पहला नियम यह है कि आप अतीत में केवल उसी इंसान से मिल सकते हैं जो पहले कभी इस कैफे में आ चुका हो। वेट, सिर्फ कैफे के अंदर? आप किसी अजनबी या कैफे के बाहर के किसी इंसान से मिलने के लिए सड़क पर नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। आपकी पूरी यात्रा इसी कैफे की 4 दीवारियों के अंदर ही होगी। मतलब आपका दायरा पूरी तरह से सीमित हो गया। ये आम साइंस फिक्शन जैसा नहीं है जहां आप अतीत में जाकर कोई बड़ा ऐतिहासिक बदलाव कर दें। सही पकड़ा आपने। ये सफर पूरी तरह से व्यक्तिगत है। और दूसरा नियम जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि आप अतीत में जाकर चाहे जो भी कर लें, वर्तमान का सच कभी नहीं बदलेगा। हाँ, जो होना था वो हो चुका है। मुझे लगता है कि लेखक ने जानबूझकर ये नियम रखा है ताकि कहानी का पूरा फोकस एक्शन पर नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और संवाद पर रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है। और तीसरा नियम जो इस प्रक्रिया को बहुत ही डरावना बनाता है वो है समय यात्रा का तरीका। हाँ, वो कुर्सी वाला नियम है ना। बिल्कुल। ये सफर कैफे की केवल एक विशेष कुर्सी पर बैठकर ही किया जा सकता है और उस कुर्सी पर हमेशा एक आत्मा यानी एक भूतनी बैठी रहती है। एक भूतनी? यानी वहां सच में एक आत्मा बैठी होती है? हाँ, एक शांत भूतनी जो हमेशा एक किताब पढ़ती रहती है। बाप रे, ये हिस्सा पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ऐसी कुर्सी जिस पर पहले से ही किसी की आत्मा बैठी हो। और जो लोग इस सफर की गहराई को नहीं समझ पाए वो खुद उस कुर्सी का हिस्सा बन गए। ये तो बेहद खौफनाक है। नियम यह है कि आप उसे जबरदस्ती उस कुर्सी से उठा नहीं सकते। अगर आपने ऐसी कोशिश भी की तो वो आपको श्राप दे देगी। तो फिर उस कुर्सी पर बैठते कैसे हैं? आपको धैर्य के साथ सिर्फ तब तक इंतजार करना होता है जब तक वो आत्मा खुद दिन में एक बार वॉशरूम जाने के लिए नहीं उठती। अजीब है, पर यही नियम है। हाँ, सिर्फ उसी एक पल में आप उस कुर्सी पर कब्जा कर सकते हैं। ये इंतजार ही अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है, एक सस्पेंस जैसा। और चौथा नियम ये है कि एक बार जब आप उस कुर्सी पर बैठ गए और अतीत में चले गए तो आप उस कुर्सी से उठ नहीं सकते। आप वहां से हिल भी नहीं सकते। अगर आप उठे तो आप तुरंत वर्तमान में वापस खींच लिए जाएंगे। और अब आता है 5वां और सबसे खतरनाक नियम, समय सीमा। बिल्कुल। आपके अतीत में जाते ही कैफे की वेट्रेस आपको एक कप कॉफी देती है और आपको अपनी पूरी बात, अपना पूरा दर्द उसी समय में व्यक्त करना है जब तक वो कॉफी गर्म है। आपको अपनी कॉफी पूरी तरह ठंडी होने से पहले हर हाल में पीनी होगी। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा टेंशन है। अगर इंसान भावनाओं में बह गया या बात कहने में झिझक गया और कॉफी ठंडी हो गई और उसने उसे नहीं पिया तो वो कभी वापस अपने वर्तमान में नहीं लौट पाएगा। वो खुद एक भूत बन जाएगा और हमेशा के लिए उस कुर्सी पर कैद हो जाएगा, ठीक उसी भूतनी की तरह जो अभी वहां बैठी है। ये शर्तें तो सच में किसी को भी अंदर तक डरा दें। मैं तो इन नियमों को देखकर सोच रही थी कि ये किसी एस्केप रूम या स्ट्रेट जैकेट जैसा है। हाँ, एकदम। या किसी थ्रिलर फिल्म के उस सीन जैसा जहां हीरो को बॉम्ब डिफ्यूज करना होता है। बस यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है बल्कि एक ठंडी होती हुई कॉफी है। और दांव पर किसी की जान नहीं बल्कि उसका दिल और उसकी आत्मा लगी है। आप हिल नहीं सकते, आप हकीकत बदल नहीं सकते। अगर वर्तमान बदलना ही नहीं है तो कोई अपनी आत्मा को दांव पर क्यों लगाएगा? अगर हम इसके पीछे की वजह समझें तो यही इस कहानी का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू है। कैसे? जब हम बहुत बड़े भावनात्मक बोझ तले दबे होते हैं तो कभी कभी हमें दुनिया का इतिहास नहीं बदलना होता। हमें बस अपने अंदर के उस दर्द को, उस घुटन को एक आवाज देनी होती है। बिल्कुल। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सिर्फ एक अनकही बात कह देने से या किसी के दिल का सच सुन लेने से, भले ही हालात न बदलें, इंसान का अंदरूनी ब्रह्मांड पूरी तरह बदल जाता है। होती है। फूमिको की कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि फूमिको की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारा अहंकार और हमारी प्रतिष्ठा और हमारे अंदर का डर हमें वो कहने से रोकता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और किस तरह की इंसान है फूमिको? कोई आम भावुक लड़की नहीं है। वो 28 साल की एक बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और करियर फोकस्ड महिला है। एकदम सुलझी हुई। हाँ, वो इतनी होशियार है कि उसने 6 भाषाएं सीखी हुई हैं और वो एक बड़ी आईटी कंपनी में डायरेक्टर है। वो पूरी तरह से लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान है जो अपने दिमाग से फैसले लेती है। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जो हमेशा दिमाग से चलती है
उसके जीवन में भी एक ऐसा पल आता है जहां उसका सारा लॉजिक फेल हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड गोरो उससे उम्र में 3 साल छोटा है। वो उसे इसी फुनेकुला कैफे में बुलाता है। फुमिको को लगता है कि शायद वो शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, तो वो बहुत सज-धज कर एक उम्मीद के साथ आती है। लेकिन गोरो उसे कुछ और ही बताता है। वो कहता है कि वो अपने सपनों की नौकरी के लिए अमेरिका जा रहा है। एक तरह से वो उस रिश्ते को वहीं खत्म कर रहा होता है। और उस वक्त फुमिको का अहंकार उसके आड़े आ जाता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट रही होती है। उसका दिल चीख कर कहना चाहता है कि प्लीज मत जाओ। पर वो अपने लॉजिकल और कठोर रवैये का मुखौटा पहन लेती है। वो गोरो से ठीक से बात तक नहीं करती, अपनी भावनाओं को दबा लेती है और उसे जाने देती है। ये जापानी वर्क कल्चर और वहाँ के समाज की उस सच्चाई को भी दिखाता है जहाँ लोग अपनी भावनाओं को बहुत दबा कर रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। और फिर एक हफ्ते बाद वही लॉजिकल और स्मार्ट फुमिको पागलों की तरह भागती हुई उसी कैफे में लौटती है। उसकी हालत खराब होती है, वो ठीक से सो नहीं पा रही है। वो बस किसी भी तरह अतीत में जाना चाहती है। कैफे की वेट्रेस काजू उसे साफ साफ बता देती है कि अतीत में जाने से कुछ नहीं बदलेगा। गोरो अमेरिका जा चुका है और वो आज भी अमेरिका में ही रहेगा। फिर भी फुमिको जान के बाजी लगाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि प्यार और पछतावा अच्छे अच्छे लॉजिक को हरा देता है। उसे वो क्लोजर चाहिए होता है। उसे सिर्फ एक बार गोरो को वो बताना होता है जो वो अपने अहंकार के कारण कह नहीं पाई थी। इसके बाद जो दृश्य शुरू होता है वो सच में जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, जब फुमिको उस भूतनी के वॉशरूम जाने का इंतजार करती है और फिर जल्दी से उस कुर्सी पर बैठ जाती है। कैफे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता है। वेट्रेस काजू एक चांदी की केटली लेकर आती है, एकदम किसी पवित्र अनुष्ठान की तरह। बिल्कुल। वो बहुत ही धीरे धीरे सफेद कप में काले रंग की कॉफी डालती है। और जैसे ही गरम कॉफी कप में गिरती है, उसमें से भाप उठने लगती है। फुमिको का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। वो उसी भाप में बदलने लगती है। उसका शरीर लहरों की तरह कांपता है। और अगले ही पल वो 1 हफ्ते पहले के अतीत में पहुंच जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो गोरो उसके ठीक सामने बैठा होता है। वही मनहूस दिन, वही समय, लेकिन फुमिको अपनी कुर्सी से उठ नहीं सकती। कॉफी बहुत कड़वी है और तेजी से ठंडी हो रही है। यहाँ विडंबना देखिए। इतनी मेहनत और खतरा उठाकर अतीत में पहुंचने के बाद भी फुमिको तुरंत अपने दिल की बात नहीं कह पाती। उसका वो पुराना अहंकार फिर से उस पर हावी होने लगता है। वो सीधी बात करने के बजाय गोलमोल बातें करने लगती है। समय हाथ से फिसलता जा रहा है और वो अब भी अपनी भावनाओं से लड़ रही है। पर तभी उस बातचीत में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है ना? हाँ, जब फुमिको गोरो से उलझ रही होती है तो उसे गोरो के चेहरे पर एक ऐसी भावना दिखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि गोरो हमेशा से खुद को फुमिको के लायक समझता ही नहीं था। गोरो के अंदर एक बहुत गहरी हीन भावना यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि फुमिको बहुत ज्यादा सफल थी। गोरो को लगता था कि फुमिको जैसी शानदार और कामयाब महिला के साथ उसका क्या भविष्य हो सकता है। वो अमेरिका अपने सपनों के लिए कम और खुद को फुमिको के काबिल बनाने के लिए ज्यादा जा रहा था। ये सच में एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। और गोरो जाते जाते एक वादा कर जाता है। वो कहता है 3 साल, बस 3 साल का इंतजार करो, मैं वापस लौटूंगा। और जैसे ही गोरो मुड़कर कैफे से निकलता है फुमिको की नजर अपनी कॉफी पर पड़ती है जो बिल्कुल ठंडी होने वाली है। वो हड़बड़ाहट में उस कड़वी कॉफी को एक ही घूंट में पी जाती है और वापस वर्तमान में आ जाती है। यहाँ हम इस ठंडी होती कॉफी के प्रतीक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बेहद खूबसूरत मेटाफर है। बिल्कुल। कॉफी का ठंडा होना दरअसल हमारे हाथों से फिसलते हुए समय का हमारे जीवन की नश्वरता का एक प्रतीक है। ये उन मौकों का प्रतीक है जो हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमारी झिझक, हमारा अहंकार या हमारे डर की वजह से वो ठंडे पड़ जाते हैं। और फिर हमारे पास सिर्फ एक कड़वा पछतावा रह जाता है। जब फुमिको वर्तमान में वापस आती है तो भौतिक रूप से कुछ नहीं बदलता। गोरो अभी भी अमेरिका में ही है। लेकिन जब वो वेट्रेस काजू से पूछती है कि क्या मैं भविष्य में भी जा सकती हूँ, और काजू मुस्कुराकर जवाब देती है कि भविष्य अभी तय नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है। ये एक लाइन फुमिको की पूरी दुनिया बदल देती है। उसका वर्तमान नहीं बदला, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। हालात नहीं बदलते, लेकिन नजरिए बदल जाते हैं। ये सिर्फ फुमिको की कहानी नहीं है जो हमें ये फलसफा सिखाती है। किताब में और भी किरदार हैं जो इस कैफे में आते हैं। हाँ, जैसे एक बहुत ही मार्मिक कहानी है
फुसागी नाम के एक बुजुर्ग इंसान की। फुसागी की कहानी सच में रुला देने वाली है। फुसागी को कम उम्र में ही अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त, अपना पूरा वजूद खो रहा है। वो रोज कैफे में एक मैगजीन लेकर आता है और इंतजार करता है, ये भूलकर कि जो महिला रोज एक नर्स के रूप में उसकी देखभाल कर रही है, वो कोताके असल में उसकी अपनी पत्नी है। कोताके का दर्द समझना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। उसका पति शारीरिक रूप से उसके सामने बैठा है, लेकिन मानसिक रूप से वो उसे छोड़कर जा रहा है। वो इंसान अब अपनी पत्नी को ही नहीं पहचानता। इसीलिए कोटाके ये जानने के लिए अतीत में जाने का फैसला करती है कि बीमारी के हावी होने से पहले, जब फुसागी का दिमाग ठीक था, तब वो उसे क्या खत देना चाहता था। ये हिस्सा कहानी का शायद सबसे दर्दनाक पल है। कोटाके अतीत में जाती है सिर्फ उस इंसान से एक खत लेने के लिए जो वर्तमान में भी उसके ठीक सामने बैठा है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। जब वो अतीत में फुसागी से मिलती है और वो खत पढ़ती है, तो उससे पता चलता है कि फुसागी को अपनी बीमारी का अंदाजा हो गया था। उस खत में उसने कोटाके से कहा था कि वो नहीं चाहता कि कोटाके अपना पूरा जीवन एक बीमार इंसान की देखभाल में बर्बाद कर दे। उसने उसे छोड़ देने की आज़ादी दी थी, लेकिन उस खत के साथ फुसागी ने यह भी लिखा था कि अगर हो सके तो वो एक नर्स के रूप में नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रहे। ये सच कोटाके को अंदर तक झकझोर देता है। जब वो वर्तमान में लौटती है तो फुसागी की बीमारी ठीक नहीं होती। वो अभी भी उसे नहीं पहचानता, लेकिन कोटाके के अंदर का सारा मानसिक तनाव, सारी थकान खत्म हो जाती है। उसे अब पता है कि उसके पति के दिल के असली जज्बात क्या थे। उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है और वो एक नई शांति के साथ अपने पति की देखभाल करने लगती है। बिल्कुल। और इसी तरह एक और कहानी है जो जीवन की अनिश्चितता और परिवार के रिश्तों की उलझन को सामने लाती है। ये कहानी हिराए और उसकी छोटी बहन कुरुमी की है। हिराए एक आज़ाद ख्याल महिला है जो अपने परिवार के पुश्तैनी काम और अपनी जिम्मेदारियों से भागकर शहर आ गई थी। उसने सारा बोझ अपनी छोटी बहन कुरुमी पर छोड़ दिया था। कुरुमी अक्सर कैफे में आती थी सिर्फ अपनी बड़ी बहन से घर वापस लौटने की गुजारिश करने के लिए, लेकिन हिराए हमेशा उससे छुप जाती थी या उसे नजरअंदाज कर देती थी। और फिर अचानक एक दिन एक कार एक्सीडेंट में कुरुमी की मौत हो जाती है। ये मौत इतनी अचानक होती है कि हिराए का पूरा संसार अपराध बोध से भर जाता है। वो हमेशा सोचती थी कि वो कभी भी अपनी बहन से बात कर सकती है, कल कर लेगी, परसों कर लेगी, लेकिन मौत ने वो कल छीन लिया। हिराए उस कुर्सी पर बैठती है ये जानते हुए कि वर्तमान में उसकी बहन मर चुकी है और वो इस एक्सीडेंट को रोक नहीं सकती। सोचिए उस कुर्सी पर बैठना कितना भारी होगा। हिराए अतीत में अपनी बहन के सामने बैठी है। वो जानती है कि कुछ दिन बाद उसकी मौत होने वाली है, लेकिन नियम उसे अपनी बहन को चेतावनी देने से रोकते हैं। वो सिर्फ उसे देख सकती है और सुन सकती है। उस छोटी सी मुलाकात में हिराए को एहसास होता है कि कुरुमी कभी उससे नफरत नहीं करती थी। वो सिर्फ अपनी बड़ी बहन को मिस करती थी और चाहती थी कि वो दोनों साथ मिलकर परिवार का काम संभालें। अतीत से लौटने के बाद हिराई अपनी बहन की मौत को तो नहीं बदल पाती, लेकिन वो अपना जीवन बदल लेती है। वो शहर छोड़कर वापस अपने घर जाती है और वो सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी उठा लेती है जो उसकी बहन हमेशा से चाहती थी। इन सभी कहानियों को गहराई से देखने पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये कैफे और यहाँ होने वाला समय का सफर असल में कोई भौतिक विज्ञान का चमत्कार नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी की तरह काम करता है। सही कहा। ये इंसानों को उनके सबसे गहरे डर, उनके अहंकार और उनके पछतावे के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों का एक बहुत भारी सूटकेस लेकर घूमते रहते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम समय में पीछे जाकर उस एक पल को बदल पाते। काश मैंने उसे रोक लिया होता, काश मैंने वो बात कह दी होती। ये कहानी बहुत ही कोमलता से हमें समझाती है कि घटनाओं को बदलना जरूरी नहीं है। जब हम अपनी असली भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा आज और हमारा आने वाला कल अपने आप बदल जाता है। और शायद यही कारण है कि ठंडी होती कॉफी का ये नियम इतना जरूरी है। अगर इंसान को असीमित समय मिल जाए तो वो फिर से चीजों को टालने लगेगा, फिर से बहाने बनाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब सामने मौत जैसी शर्त हो और समय हाथ से रेत की तरह
फिसल रहा हो, तभी इंसान अपने सारे मुखौटे उतार फेंकता है और सिर्फ सच बोलता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। हमें अपने अनकहे जज्बातों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। हमें उन बातों को कहने के लिए किसी जादुई कुर्सी का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय बहुत कीमती है और वो लगातार ठंडा हो रहा है। सही बात है। के जरिए असल में हमारे ही मन के बेसमेंट में ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां हमारी सबसे गहरी भावनाएं और पछतावे छिपे हैं, जिनका सामना करने से हम अक्सर डरते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। एक ऐसा विचार जो समय यात्रा की पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। वो क्या? जरा सोचिए, क्या उस फुनिकुला कैफे में वाकई कोई टाइम मशीन या जादू था, या फिर ये पूरा अनुभव सिर्फ एक बहुत ही ताकतवर मनोवैज्ञानिक चाल थी? बहुत गहरा पॉइंट है। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर एक शांत कुर्सी पर बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना, वो भी सिर्फ उतनी ही देर के लिए जितनी देर में एक गर्म कॉफी ठंडी होती है। क्या ये संभव है कि इंसान को हील होने के लिए, अपने दर्द से बाहर आने के लिए किसी टाइम मशीन की जरूरत ही ना हो? वही तो। क्या सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपने ही सच का बिना किसी बहाने के सामना करना ही असली जादू है? इंसान के लिए शायद दुनिया बदलना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल खुद के सामने बिना किसी मुखौटे के खड़ा होना है। इससे पहले कि इस जिंदगी की कॉफी ठंडी हो जाए, क्या किसी के पास भी कोई ऐसी अनकही बात है जिसका सामना उन्हें आज ही कर लेना चाहिए? जरूर सोचिएगा।